पॉपुलर इंसिडेंट, सबसे नोटोरियस इंसिडेंट जो हमारे सामने आया वो था लाइबेरियन शिप जो है ये, और इसको ब्लास्ट किया गया। और जैसे कि अभी बताया गया, आग लगी पर साथ में ब्लास्ट किया गया, और इसमें ईरान का बिल्कुल सीधा 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 हाथ है। तो उसके चलते ऑयल लीक हुई, और एक काफी बड़े क्षेत्र में, जैसा कि कहा जा रहा है 500 स्क्वायर किलोमीटर में ये एक लेयर बना के फैल जाता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है उसको, उसके बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, हम लोग भारत में बैठ के ऐसी पोस्ट मॉडर्निस्ट बात कैसे कर सकते हैं, वो ये कि एनवायरमेंटल टेररिज्म, यहाँ पर इशू उठता है एनवायरमेंटल टेररिज्म का। और उसके चलते ईरान ने ये काम जो किया है, एक तो इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया है, पालित किया है, पोषित किया है, और हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुतीज हो, ये मिलिट्री कन्वेंशनल और सिमेट्रिक वॉरफेयर के रूप में तो किया ही है, पर एक तरीके का अनकन्वेंशनल और अनसिमेट्रिक वॉरफेयर ये भी ईरान द्वारा किया जा रहा है। मैं अमेरिका को पूरी तरीके से एब्जॉर्व नहीं कर रहा, पर जिस तरीके से विश्व का 1/5 ऑफ द ऑयल और नेचुरल गैस, मतलब 20% जो ऑयल और नेचुरल गैस है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से पास होता है, और ओमान और ईरान के पोर्ट्स बीच में आते हैं। उसके चलते करीब करीब एक मेजर एनर्जी क्राइसिस तो हुआ ही। पर अगर हम इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि एक तरीके का एनवायरमेंटल टेररिज्म है, इसको ये कहते हैं इको टेररिज्म। अमेरिका से हमें बिल्कुल उदाहरण मिल जाएगा, भले ही हम अमेरिका की बात करना चाहें या ना करना चाहें। तो ये उदाहरण है एनओएए का। ये एनओएए है, नेशनल ओशियानिक एसोसिएशन, और 2010 के आसपास की बातचीत वहां पर हुई अमेरिका में कि एक इंसिडेंट वहां पर होता था, वो था टी, उसको कहते थे ट्री स्पाइकिंग। मतलब जिस तरीके से लंबरिंग की जा रही थी अमेरिका में, जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा था और एनवायरमेंटल ग्रीन कवर का डैमेज हो रहा था, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे सामने आए, क्लैंडस्टाइन सीक्रेट ग्रुप सामने आए। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये मुख्य धारा का इशू है अमेरिका में। भारत में शायद ये मुख्य धारा का इशू आगे अगले 20 सालों तक नहीं बनेगा हमारे सबऑल्टर्न कंसर्न्स के कारण, पर अमेरिका में है। और यूएस कांग्रेस ने भी एक्ट पास किया 2010 में कि कुछ इको टेररिस्ट जो ट्री की जो ट्रंक होती है, जो होती है उसके अंदर कीले लगा दी। तो जब फॉरेस्ट काटने वाले आते थे तो उनकी उनकी चेन सॉ चलती थी और उनके बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स चलते थे, तो उसके कारण होता ये था कि वो खराब हो जाते थे, और ट्री भी खराब हो जाता था क्योंकि वहां पर ट्री पैकिंग कर दी गई थी। तो इस पे रोक लगाने के लिए, इस एनवायरमेंटल टेररिज्म, आतंकवाद पे रोक लगाने के लिए वहां पर एक्ट भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे कवायद हुई, चर्चा हुई। तो मुझे लगता है ऐसा ही काम ईरान भी अब कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीधे सीधे पावर और ब्लो एक्सचेंज के तरीके से तो अमेरिका को वहां से हटाया नहीं जा सकता। अमेरिका ने भी ईरान के नेवल पोर्ट्स का क्योंकि ब्लॉकेड कर रखा है, तो ये तरीका अपनाया। और मैं पीछे जाकर एक छोटी सी बात और बोलूंगा कि 1991 में भी इसका हमने बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन देखा, जब 16 जनवरी 1991 को ऑक्यूपाई कर लिया कुवैत को या सद्दाम हुसैन के इराक ने। तो उस समय जब विड्रॉ कर रही थी, वहां से भाग रही थी इराक की सेनाएं, तब उन्होंने वहां पर करीब 800 ऑयल वेल्स को जला दिया। और रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, इस पे वॉल्टर लिपमैन ने भी लिखा, इस पे जोसेफ रोजेंथाल ने भी लिखा। तो इन्होंने ये कहा कि भागते समय इराक की सेनाओं ने ऑयल वेल जला दिए, जो एक एक डेढ़ साल तक जलते रहे और टॉक्सिक फ्यूम्स उससे निकलती रही। और ये तो हम जानते ही हैं कि जो मरीन इकोसिस्टम्स होते हैं वो साहब, बड़े जिस शब्द फ्रेजाइल का होते आपने हैं। जिक्र किया है इको टेररिज्म, ये शब्द जो है वो आम जनता और आम लोगों के जहन में
इतनी आसानी से घुसता नहीं है, लेकिन इस शब्द की महत्व कितना है इसका ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। और मैं सोढी साहब आपसे ही इस शब्द को लेकर आना चाहूंगा। जैसा कि मनन साहब और त्यागी जी लगातार डिटेलिंग बता रहे थे इस पूरे प्रकरण में, इन हालातों के बीच वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है। अगर ये स्थितियां सोढी साहब ऐसे ही मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में जारी रहीं, बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव समुद्र में होता रहा, तो मुश्किलें क्या कुछ होंगी? बहुत सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइएगा सोढी साहब। जय हिंद वैभव जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। शुक्रिया सर। अमेरिकी सेना में सन 2002 में एक वॉर गेम हुई थी जिसका नाम था ऑपरेशन एक्सरसाइज मिलेनियम चैलेंज। इस वॉर गेम में जो रेड फोर्स थी वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रही थी और ब्लू फोर्स अमेरिकी सेना को। रेड फोर्स के कमांडर थे अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पॉल वैन रिपर। जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई 24 घंटे के अंदर ही लेफ्टिनेंट जनरल पॉल वैन रिपर ने अपनी रेड फोर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण करवा लिया। अमेरिकी सेना में तब इतनी खलबली मची कि जनरल पॉल वैन रिपर पे दबाव डाला गया कि वो अपने वॉर गेमिंग प्लान्स को चेंज करें, लेकिन जनरल पॉल वैन रिपर इस बात को माने नहीं। उन्होंने वॉर गेम से रेड फोर्स कमांडर का इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वैभव जी अमेरिकी सेना में हर सैनिक अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हो गई, द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और द पावर ऑफ ज्योग्राफी, दोनों किताबें जो टिम मार्शल ने लिखी हैं। तभी आज तक किसी भी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने अमेरिकी राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ईरान के फेवर में पूरी तरह उसका ज्योग्राफी है, भूगोल है या टेरेन है। 12 फरवरी को इस साल जब फाइनल मीटिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, तब भी अमेरिकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोला अमेरिका को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए, हमारे लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने नहीं माना और हमने देखा किस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को पूरी तरह से शिकस्त पहुंचाई। देखिए वैभव जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है। जब अमेरिका ने ईरान के मिनाब शहर में 185 स्कूल जाती हुई लड़कियों को मारा, अमेरिका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या रूल्स का पालन नहीं किया। जब अमेरिका ने ईरान के एक निहत्थे युद्धपोत को समुद्र में डुबा दिया जो भारत से नौसैनिक अभ्यास करके जा रहा था, तब अमेरिका ने कोई अंतर्राष्ट्रीय रूल का पालन नहीं किया। ईरान भी कोई अंतर्राष्ट्रीय रूल का पालन नहीं कर रहा है। देखिए, चाहे हम शब्द यूज कर लें इको टेररिज्म, कुछ हम कोई भी शब्द यूज कर लें, ईरान को पता है कि ये जो जंग है ये उसकी एक्सटेंशियल जंग है। अगर ये जंग हार गया, ईरान पे अमेरिकी सेना का या अमेरिकी शासन के नजदीक वाले इंसान का कोई वहां पे उसे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और फिर ईरान की पूरी चीजें बदल जाएंगी। तो जो ईरान कर रहा है, ईरान अपने बचाव में कर रहा है। और ईरान ने अब तक 2 बड़ी सेनाओं को जो शिकस्त दी है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। जगह जगह पे लेक्चर्स हो रहे हैं, जगह जगह के कई देशों की सेनाओं में कि ईरान ने कैसी इतनी बड़ी शिकस्त दी है। मैं एक और मिनट वैभव जी आपसे चाहूंगा। वैभव जी, अधिकतर लोग ईरान युद्ध को समझने में गलती करते हैं, क्योंकि हम जो ये